Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले जो है हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अगले पार्ट में हम लोग भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना से शुरू करेंगे। जो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था उसे संविधान सभा द्वारा मान लिया गया था, संविधान में शामिल कर लिया गया था और उसी पे वर्क करके BN राव ने बाद में संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना तैयार किया, जो इस प्रकार से है। देखिए, संविधान की उद्देशिका का मतलब है संविधान का पहला पन्ना, और उस पहले पन्ने से ही संविधान का स्वरूप कैसा है, हमारे संविधान की प्रकृति कैसी है, हमारे संविधान में क्या क्या जो है प्रावधान किया गया है, हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, हमारा संविधान बहुत कठोर है कि लचीला है, हमारा संविधान किस धर्म को मानता है, हमारा संविधान सबके लोक कल्याणकारी कार्य के लिए काम करता है, हमारे संविधान में आनुवंशिक शासन की व्यवस्था नहीं है, हमारे संविधान में लिखा गया है कि हमारा देश जो है किसी देश के अधीन काम नहीं करेगा। इस तरह की तमाम चीज़ें, कहने का मतलब ये है कि पूरे संविधान का सारांश बस आप प्रस्तावना पढ़ लीजिए, उद्देशिका पढ़ लीजिए, आपको पूरे संविधान का सारांश पता हो जाएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। उद्देशिका क्या है? हम भारत के लोग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि उद्देशिका या प्रस्तावना का शुरुआत जो होता है हम भारत के लोग से होता है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी में को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। यानी कुल मिला जुला के संविधान को हम यहाँ पे अंगीकृत कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, आंशिक रूप से पारित कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे संविधान में जो कहा गया है कि हमारे संविधान की प्रकृति कैसे होगी, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, इन सब का मतलब तो आप जान जाएंगे। हमारे संविधान की प्रकृति कैसी होगी, हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, हमारा संविधान बहुत कठोर है कि लचीला है, इन सारी बातों का यहाँ पे विवरण दिया गया है। देखिए, यहाँ पे वही चीज़ लिखा है कि जो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था वही बाद में बन गई थी क्या, उद्देशिका या प्रस्तावना बन गई, और इस उद्देशिका या प्रस्तावना को ही भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको पहले हमने आपको पढ़ के सुना दिया कि हम भारत के लोग से प्रस्तावना की शुरुआत हुई या उद्देशिका की शुरुआत हुई। अब हम भारत के लोग का मतलब ये है कि हम भारत के लोग, लिखने का आशय यहाँ पे ये है कि हम भारत के लोग ने ही संविधान का निर्माण किया है। पहली लाइन हम भारत के लोग लिखने का मतलब ये है कि हमारे संविधान में जो जनता होगी, जो भारत के लोग होंगे, जो आम आदमी होंगे, वही सर्वोच्च स्थान पे होंगे। उनके अंदर जोश पैदा करने के लिए ये लिखा गया है कि हम भारत के लोग ने ही संविधान का निर्माण किया है। देखिए, प्रस्तावना के पहली पंक्ति से स्पष्ट होता है कि संविधान का स्रोत जनता है, अर्थात भारतीय संविधान का निर्माण आम आदमी या जनता ने किया है, अर्थात संविधान की सर्वोच्च शक्ति जो है जनता या आम आदमी में निहित होती है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि हम भारत के लोग। दूसरा, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष,
समाजवादी गणराज्य स्थापित करने हेतु। दूसरी लाइनें लिखी है, अर्थात आप कह सकते हैं कि अगर आप संविधान की प्रस्तावना को देख लेते हैं तो आप जान लेंगे कि हमारी सरकार की प्रकृति कैसी है, हमारी सरकार की स्वरूप कैसी है, हमारी सरकार कैसी है। सारा चीज़ जो है इन 4 शब्दों से आप जान जाएंगे, प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य इत्यादि। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि संप्रभुता या संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब क्या होता है। दोस्तों देखिए, संप्रभुता का मतलब होता है स्वायत्तता या स्वतंत्रता। ठीक है, यहाँ पे लिखा है संप्रभु, प्रभु यानी भगवान। भगवान अपना निर्णय खुद लेते हैं, किसी पर आधारित नहीं रहते हैं, अर्थात वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, पूर्ण रूप से स्वायत्त होते हैं। तो यहाँ पर हमारा देश भारत भी जो है विदेश नीति से स्वायत्तता रखता है, विदेश नीति से पूरी तरीके से स्वतंत्र रहेगा। कोई भी निर्णय होगा हमारा देश भारत खुद लेगा, किसी देश के दबाव में हमारा देश कोई निर्णय नहीं लेगा। अगर मान लीजिए अमेरिका और रूस में जो है पट नहीं रही है और भारत जो है रूस से तेल लेता है, अमेरिका ये कहा कि ज़बरदस्ती कि भारत तुमको तेल रूस से नहीं लेना है, तो इस चीज़ को मानने के लिए भारत जो है बाध्य नहीं है, क्योंकि भारत की जो विदेश नीति है वह स्वतंत्र है और अपना फैसला यह स्वयं करेगी, किसी भी देश के दबाव में आके कोई फैसला नहीं करेगी। दूसरा, लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्र का मतलब है जनतंत्र, लोकतंत्र का मतलब है जनतंत्र, प्रजातंत्र, यानी हमारे यहाँ जो है शासन प्रजा करती है, प्रजा का राज चलता है, आम आदमी या जनता का राज चलता है। लेकिन ये जो लोकतंत्र होता है यह 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब जिसमें जनता सीधे शामिल होती है शासन में, उसे आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जनता सीधे शामिल नहीं होती है, बल्कि जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। जैसे ढेर सारा विधायक बना देती है, ढेर सारा प्रतिनिधि बना देती है, ढेर सारा विधायक जिसका बनाती है वही जो है उसी पार्टी का एक सीएम बनता है, अर्थात उसी हिसाब से भारत के लोग जो है राज करते हैं। ढेर सारा सांसद बना देते हैं तो उसी पार्टी का एक जो है प्रधानमंत्री पीएम बनता है, तो उसी हिसाब से राज करती है। अगर वो सही काम नहीं करता है तो अगले साल प्रतिनिधियों को क्या कर देती है, अगले पंचवर्षीय में प्रतिनिधियों को हटा देती है, दूसरा पीएम सीएम बन जाएगा। अर्थात हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन है। अगला है गणतंत्र या गणराज्य। दोस्तों देखिए, गणतंत्र या गणराज्य को रिपब्लिक कहते हैं, और यहाँ पे गणतंत्र या गणराज्य का मतलब हमारा जो राज्य है वहाँ की शासन प्रणाली जो होगी वह आनुवांशिक शासन प्रणाली कतई नहीं होगी। यानी भारत में आनुवांशिक शासन प्रणाली की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे राजा का बेटा राजा नहीं बनता है। हमारा देश 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होते ही गणराज्य बन गया था। अर्थात आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो योग्य होगा, जिसको जनता चुनेगी वही शासन करेगा। यहाँ पे आनुवांशिक शासन नहीं है, जैसे ब्रिटेन हो गया, सऊदी अरब हो गया और दक्षिण कोरिया इत्यादि, उत्तर कोरिया हो गया, कुछ जगह भी है जहाँ पे आनुवांशिक शासन चलता है, लेकिन भारत में आनुवांशिक शासन की व्यवस्था नहीं है। अगला है पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। देखिए, निरपेक्ष का मतलब है कि निरपेक्ष का मतलब धर्म का मतलब धर्म हो गया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और निरपेक्ष का मतलब है कि सभी धर्मों में से किसी भी धर्म को महत्व नहीं देता है राज्य, बल्कि सभी धर्म को एक समान आदर प्रदान करेगा और किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। इसी को आप पंथ निरपेक्ष कहते हैं। अर्थात हमारी सरकार का कोई पंथ या धर्म नहीं होता है, हमारी सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देती है, सभी धर्मों को समान आदर प्रदान करेगी। इसी को हम पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष कहते हैं, और ऐसा हमारे संविधान में प्रावधान है। अगला है समाजवाद या समाजवादी। देखिए, समाजवाद के लिए 2 महत्वपूर्ण चीज़ आपको याद रखना है। समाजवाद का मतलब ये है
कि जो आपका राज्य है वो लोक कल्याणकारी कार्य करेगा, यानी हर आदमी के लिए, हर आदमी के लिए, चाहे वह अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, सभी के लिए काम करेगा और सभी के लिए समता रहनी चाहिए, मतलब सभी में समानता रहनी चाहिए। अब ये नहीं कि हिंदू है तो उसे कोविड वैक्सीन लगेगा, मुस्लिम है तो उसे नहीं लगेगा, हिंदू है तो उसके मरने पर जो है लड़ाई होगी, मुस्लिम है तो मर गया कोई पता नहीं। मतलब सबके लिए राज्य लोक कल्याणकारी कार्य करेगा और सबके लिए एक समान कार्य करेगा, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वह मजदूरी की बात हो, चाहे वह सही वातावरण की बात हो, शुद्ध हवा शुद्ध पानी की बात हो, चाहे वह निर्वहन मजदूरी की बात हो, किसी भी चीज़ के क्षेत्र में बात हो, सबके लिए समान, चाहे वो वेतन की बात हो, चाहे वो नौकरी की बात हो, सभी में आपको समानता देना है। इसी को हम समाजवाद कहते हैं। राज्य लोक कल्याणकारी कार्य करेगा और वह भी समान, ठीक है। जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसमें भेदभाव नहीं करेगा, सभी के लिए अगर जो है मान लीजिए अगर किसान निधि से पैसा दिया जा रहा है तो सभी को दिया जाएगा, लैपटॉप दिया जा रहा है तो सभी को दिया जाएगा, फ़ोन दिया जा रहा है तो सभी को दिया जाएगा, स्मार्टफोन, मतलब जो भी चीज़ें राज्य करेगा वो सबके लिए करेगा। इसी को हम समाजवाद कहते हैं, ठीक है। अगला है, आगे लिखा है प्रस्तावना यह भी बताता है कि संविधान के उद्देश्य क्या है। 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूची, 7 मूल अधिकार, वर्तमान में 6 और मूल कर्तव्य 11, ये सब कहना चाहते हैं कि संविधान की प्रस्तावना 6-7 लाइन की पढ़ने से पूरा स्पष्ट हो जाता है कि इनका उद्देश्य क्या है। अब जैसे 395 अनुच्छेद है तो इसमें भी भाई लोकतंत्रात्मक बात हुई है, पंथ निरपेक्ष की बात हुई है। आप जो है जाएंगे भाग 3 में 25 से 28 तक का जो भी अनुच्छेद है उसमें बात किया गया है कि भाई धर्म, कोई भी आदमी जो है किसी भी धर्म को मान सकता है। आप आएंगे 14 से 18 तक में तो यहाँ पे आपके स्वतंत्रता का अधिकार जो है, यहाँ पे समता का अधिकार आपका अनुच्छेद 14 में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप जो है 19 से 22 तक आएंगे, स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा। फिर 23 से 24 में आएंगे तो शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 25 से 28 में धार्मिक मिलेगा। मतलब आप कोई भी अनुच्छेद उठाएंगे तो जो प्रस्तावना में कुछ शब्द दिए गए हैं सब शब्द हर जगह लागू होंगे। वैसे 22 भाग भी है, नागरिकता है, जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, मूल अधिकार है, 12 अनुसूची है, उसमें भी वही बात की गई है। मतलब कुल मिला जुला के प्रस्तावना से पूरे संविधान का उद्देश्य जो है पता चल जाता है। धन्यवाद दोस्तों।